फाइनली टेस्ट क्रिकेट इज बैक एंड दिस टाइम इन इंडिया। हमने देखा आज पहला दिन था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज ऑफ द ईयर, वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड। पहली जो मोस्ट अवेटेड थी वो तो ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की। तो क्या ही शानदार किस्म की परफॉर्मेंसेस हमें डे 1 में देखने को मिली। अगर इंग्लैंड की बात कर ले तो बेन डकेट जो है उन्होंने बड़ा ही बेहतरीन किस्म का स्टार्ट दिया इंग्लैंड को, और जो कि हम इंग्लैंड से एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। बैस बॉल क्रिकेट और उनके साथ जैक क्रॉली ने भी बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप की। 8 ओवर में 41 रन, बड़ा ही तेज क्रिकेट देखने को मिला। लग रहा था ओडीआई क्रिकेट जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके अलावा जॉनी बेयरस्टो की भी बेहतरीन किस्म की बैटिंग देखने को मिली। लेकिन इंग्लैंड के स्टार मैन जो थे वो थे बेन स्टोक्स, जिन्होंने कह लो कि इंग्लैंड को डूबने से थोड़ा सा बचा लिया। और ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है। ही इज़ द मैन हु डिलीवर्स व्हेन इन प्रेशर। हमने आज देखा ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस उनकी देखने में आई। टॉप परफॉर्मर्स यहाँ ख़त्म नहीं होते जी, असल टॉप परफॉर्मर्स तो दूसरी साइड पे बैठे हैं। तो बुमराह ने 8 ओवर में 2 बेहतरीन किस्म की विकेट्स ली, और दोनों विकेट्स जो थी वो ऑर्डिनरी डिलीवरीज नहीं थी। अगर रेहान की हम देखें किस तरह से बुमराह ने रेहान की विकेट ली, तो उसके पीछे प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी थी जिसमें उन्होंने फास्ट बॉल्स की और एकदम एक स्लोअर ऐसा बेहतरीन मारा। देखिए स्लो बॉल हम देखते हैं अक्सर बॉलर जो हैं वो डिलीवर कर जाते हैं, लेकिन स्लो बॉल पे एक्यूरेटली विकेट निकाल लेना ये हर बॉलर के बस की बात नहीं है। बुमराह को हमने आज ये करते देखा। उसके अलावा बेन स्टोक्स जो कि आउट होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इंग्लैंड को रिंगा के वो 246 तक ले गए थे, उनकी भी विकेट बुमराह ने बेहतरीन डिलीवरी करके निकाली। और क्या ही ज़बरदस्त बोल्ड था कि उसके बाद तो बेन स्टोक्स भी कह रहे थे कि व्हाट द हेल, व्हाट वाज दैट। एंड वो अप्रिसिएशन थी। कुछ लोगों ने बात की कि ही वाज क्वेश्चनिंग द विकेट, बट ही वाज नॉट क्वेश्चनिंग द विकेट। एक्चुअली वो बुमराह की बेहतरीन डिलीवरी की तारीफ कर रहे थे और ही वाज लाइक के कांट डू एनीथिंग। और खाली बुमराह ही नहीं है जिन्होंने धूम मचाई हुई थी, बल्कि जो असल डैमेज था वो तो भाईजान आपको नजर आया था 8 ओवरों के बाद, जब स्पिन ट्रायो जो है वो इंग्लैंड के ऊपर फेंक दिया गया था। जडेजा, अश्विन दोनों ने 3 विकेट्स ली। उसके अलावा जो अक्षर पटेल थे उन्होंने भी 2 विकेट्स ली, और बड़े ही जबरदस्त किस्म का सरप्राइज पैकेज उनकी शक्ल में इंग्लैंड को देखने को मिला। तो ये थे जी टॉप परफॉर्मर्स। अगर टॉस की बात कर लें, पिच कंडीशन की बात कर लें, तो भाईजान इंग्लैंड टॉस जीत गया था और इंग्लैंड ने ली बैटिंग। तो बैटिंग इसलिए ली क्योंकि ऑब्वियसली शुरू में पिच जो है वो अपनी उस हालत में नहीं पहुंची होती जो हालत उसकी दूसरे और तीसरे दिन हो जाती है, स्पेशली इंडियन पिचेस और स्पेशली हैदराबाद की जो पिच है जो कि कहते हैं कि स्पिनर्स के लिए हेवन है। तो वो हमने देखा और उसको हमने देखा कि इंग्लैंड ने क्योंकि टॉस जीता था और जीत के बैटिंग ली थी, तो बैटिंग लेने का मकसद ये था कि शुरू के जो टाइम है, शुरू के जो ओवर्स हैं उसमें वो मैक्सिमम प्रेशर डाल दें बॉलर्स पे, क्योंकि बाद में आने थे स्पिनर्स, और वो भी कोई ऐसे वैसे स्पिनर्स नहीं, टॉप नॉच स्पिनर्स जो हैं इंडिया के, क्योंकि इंडिया के जो स्पिनर्स हैं वो टॉप नॉच माने जाते हैं पूरी दुनिया में, और इंडिया में ही अगर वो खेल रहे हो तो वो तो तबाही फेर के निकल जाते हैं। ये हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था और हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं, और वही हुआ कि इंग्लैंड जो है उससे सर्वाइव नहीं किया गया। वो बैस बॉल की अप्रोच उन्होंने पकड़ के रखी और उस अप्रोच के चक्कर में उनकी जो विकेट्स हैं एकदम बैक टू बैक गिर गई। तो बैस बॉल जो है वो गेम में आपको रखता भी है, और जैक क्रॉली का जो आउट है वो बहुत क्लियर एग्जाम्पल है कि हाउ बैस बॉल क्रिकेट कैन इफेक्ट यू नेगेटिवली। क्योंकि उस टाइम पे अगर वो थोड़ा सा रुक जाते, अगर वो अटैकिंग मोड में अपने ना रहते, तो शायद वो इतनी जल्दी आउट ना होते और वो टू सम एक्सटेंट स्टेबिलिटी पकड़ गए थे पिच के ऊपर। तो इंग्लैंड का स्टार्ट तो बड़ा पॉजिटिव था, एज पर देयर प्लान था, लेकिन फिर जब उनकी बैक टू बैक विकेट्स गिरी तो उसके बाद जॉनी बेयरस्टो जो थे उन्होंने आके थोड़ा सा विकेट को संभाला, और जो रूट जो हैं उन्होंने थोड़ा सा वहाँ पे रुकावट डाली। ऑल दो जो रूट का एक जो आउट है वो देख के तो लग रहा था कि वो आउट है, लेकिन अल्ट्रा एज जो है वो आज पता नहीं क्या मसला था, जब भी अल्ट्रा एज खुलती थी तो उसमें बिला वजह नॉइज़ जो है वो नज़र आ रही होती थी, और वही हुआ कि जो रूट साहब जो हैं वो बहुत जल्दी जाने वाले थे क्रीज छोड़ के, लेकिन अल्ट्रा एज पे बॉल लगने से पहले भी वेव्स उसकी ऊपर नीचे थी, और उसके बाद जब बॉल लग रही थी उस टाइम भी वेव्स ऊपर नीचे थी। तो एम्पायर ने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जो रूट को। उसके बाद जो रूट जो है उन्होंने अच्छे खासे रन्स ऑन बोर्ड बना लिए, लेकिन फिर एकदम से ही लंच के बाद पता नहीं क्या हुआ कि बैक टू बैक 2 और विकेट्स गिर गई, और वहाँ पे इंग्लैंड जो था वो 125 फॉर 5 था। और उस टाइम पे बेन स्टोक्स ने अपना कप्तानी का मुजाहरा किया, कैप्टन नॉक खेला, और वो थ्रू आउट टेल एंडर्स तक जो हैं वो स्कोर को आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके जाते रहे। जब 8 विकेटें गिरी इंग्लैंड की, तो उस टाइम पे ये लोग जो हैं थोड़े तेज़ हो गए और अग्रेसिव मोड में इन्होंने गेम शुरू कर दी। तो वहाँ पे 246 रन जो हैं
वो ऑन बोर्ड वो दे पाए। शुरू में टॉप परफॉर्मर्स में एक शख्स का नाम मैंने नहीं लिया था, और वो मैंने इसलिए नहीं लिया था क्योंकि उसको मैं डिस्कस करना चाहता था अब। और इंडिया की जब बैटिंग आई तो जायसवाल भाई साहब हैं जी, जिन्होंने बहुत ही कम मैचेस खेले हैं, लेकिन जितने खेले हैं उसमें बहुत अच्छा खेला है। उनकी टेस्ट एवरेज 45 के करीब है, और उन्होंने तो आज एक धुआं ही मचा दिया था अहमदाबाद के ग्राउंड में। और वहाँ पे एकदम से बैस बॉल से कहानी बदलते बदलते जैज़ बॉल बन गई, क्योंकि जायसवाल भाई साहब ने तो 47 बॉल्स में ही 50 रन मार छोड़े। तो बहुत ही अग्रेसिव किस्म का बैटिंग परफॉर्मेंस हमें देखने में मिली जायसवाल की, और ड्रीम स्टार्ट दे दिया उन्होंने इंडिया को। ऑब्वियसली द हिटमैन रोहित शर्मा जो हैं उनके सामने खड़े थे, उनके साथ उनकी पार्टनरशिप चली। बड़ी अग्रेसिव किस्म का स्टार्ट इंडिया ने लिया, और इंग्लैंड के बॉलर्स को स्टेबल होने दिया ही नहीं। अब ये कहा जाता है जी कि यहाँ की जो हैदराबाद की पिच है वो स्पिन फ्रेंडली है, स्पिनर्स को बैक कर जाती है, लेकिन अगर हम देखें तो इंग्लैंड के स्पिनर्स ने तो बहुत फेंटा खाया। उसमें 2-4 रीजंस हैं। एक तो ये कि उनके 3 स्पिनर्स जो वो खिला रहे हैं उसमें से 2 तो बिल्कुल वो हैं कि उनका एक्सपीरियंस इतना है नहीं। हार्टली जो है उनका डेब्यू था, बेचारों को 8 के 8 ओवर दे दिए। उन्होंने बहुत कोशिश की बॉल अच्छा फेंकने की, लेकिन उनको फेंटी बहुत ज़्यादा पड़ गई, जो कि मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी बेन स्टोक्स अगर वहाँ पे शफलिंग कर लेते, किसी और को बॉल करा देते तो बेहतर होता। लेकिन बेन स्टोक्स भी क्या करते, उनके पास ऑप्शंस भी कम नज़र आई हमें। बात कर लें अगर वुड की, तो वुड भाई साहब जो हैं वो जनरली फर्स्ट चेंज पे आते हैं, लेकिन उनको नए बॉल से बॉल करना पड़ा, तो उनके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस था और इस सारे को उन्होंने एक्सप्लोर करना था। तो इंडिया ने तो मौका दिया ही नहीं ना। वो तो होता है ना कि थोड़ा सा कोई 8, 10, 12 ओवर निकाल जो। इंडिया ने तो कहा भाई जी हमने आपको सोचने नहीं देना, और ऐसा ही हुआ कि इंग्लैंड के बॉलर्स जो थे वो आउट ऑफ प्लान नज़र आए, आउट ऑफ एनी स्ट्रैटेजी नज़र आए। एक चीज़ जो हमने देखी वो ये थी कि इंग्लैंड टीम जो थी वो बड़ी एनिमेटेड थी। ऑल्दो बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि ये इंडिया के हाथ गेम जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अग्रेशन की अगर हम बात कर लें तो बैस बॉल जो है वो कहीं ना कहीं उनको फील्डिंग साइड में भी हमें देखने में मिली, बॉलिंग साइड में भी हमें देखने में मिली। वो इस तरह मिली कि उन्होंने 13 ओवरों में ही अपने सारे रिव्यूज़ घुमा दिए। तो सोचें कितने अग्रेसिव चल रहे हैं कि वो कोई मौका छोड़ ही नहीं रहे। तो यही अप्रोच जो है ये कहीं ना कहीं इंग्लैंड को वापस गेम में ला सकती है। ये हमने अभी नहीं बहुत दफ़ा देखा है कि हमारी जो एशियन टीम्स हैं वो कहीं ना कहीं मेंटालिटी जहाँ पे आती है ना, वहाँ हम लोग थोड़ा एशियन टीम्स जो हैं वो थोड़ी मार खाना शुरू हो जाते हैं। ICC ODI वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक चीज़ में इंडिया से ऊपर थी, और वो थी उनकी मेंटल पावर जो उनके फाइनल डे पे थी। वो लग ही कुछ और रहे थे, मतलब इतना बड़ा क्राउड, होम क्राउड इंडिया का, और इंडिया को उन्होंने खेलने नहीं दिया। ऑन पेपर इंडिया बहुत स्ट्रांग थी, और यही स्ट्रांग मेंटालिटी इंग्लैंड से भी इंडिया को फेस करने को मिल सकती है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो ये है कि इंडिया के पास विराट कोहली नहीं खेल रहे, उसके अलावा इंडिया के पास कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप भी देखने में नहीं मिल रहा। तो शुभमन गिल जो हैं वो भी अपनी कोई थोड़ी फॉर्म को वापस पकड़ रहे हैं, और श्रेयस अय्यर पे अगर हम बात कर लें तो उन पे तो टोटली नहीं रिलाई कर सकते। तो ये है कि द मोमेंट अगर इंग्लैंड थोड़ा सा भी डैमेज कर गया डे 2 में, तो गेम का पासा जो है वो पलटता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। इंडिया के पास क्या एज है, तो जी इंडिया के पास सीधी सीधी सबसे बड़ी एज तो ये है कि उनका जो बॉलिंग लाइनअप है वो वर्ल्ड क्लास है। आपके पास पेसर्स में बुमराह है जो पता नहीं क्या कुछ कर रहा है उस पिच के ऊपर। देन यू हैव सिराज ऑन हिज डे, ही कैन बी लीथल। अगर हम स्पिनर्स की बात कर लें तो टॉप क्लास स्पिनर्स इंडिया के पास मौजूद हैं। इंग्लैंड के पास बॉलर्स में वैरायटी बहुत कम है। जेम्स एंडरसन को आई थिंक हम डेफिनेटली मिस कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था वुड्स की बॉल में मूवमेंट थी, और उसके साथ हमने बुमराह की भी जो बॉलिंग देखी उसमें भी ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट थी। तो सीम मूवमेंट जो है जेम्स एंडरसन से बेहतर स्विंग और सीम कौन कर सकता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर थे जो ऑब्वियसली इंग्लैंड ने यूज़ नहीं किए, क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज़ है, और उन्होंने मुनासिब समझा कि पहला मैच जो है वो हम ऐसे ही जाने दें, उनकी फिटनेस को बरकरार रखा जाए, और आगे जब डिसाइसिव किस्म के मैचेस आएंगे तब उनको यूटिलाइज़ किया जाए। लेकिन ऑली रॉबिन्सन जो है उनको खिलाया जा सकता था, और ऑप्शंस इंग्लैंड जो है वो यूटिलाइज़ कर सकता था, लेकिन इंग्लैंड ने वो नहीं की। और अब वो यही हो रहा है कि बेचारा वुड्स है, एक ही है बंदा जो एक्सप्रेस स्पीड के साथ आता है और बॉल करता है। उसके अलावा जो स्पिनर्स हैं उनमें से, जैसे कि मैंने पहले कहा, एक्सपीरियंस कम है। तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट्स हैं इंग्लैंड के। लेकिन एक बात बता दूं आपको, वो ये है कि ये पिच है बड़ी ख़तरनाक। जनरली तीसरे दिन में यहाँ पे मैचेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसकी यही रीज़न है कि सेकंड डे और थर्ड डे बहुत ही क्रेजी हो सकता है इन फेवर ऑफ द बॉलर्स। तो अभी भी मैं बता रहा हूँ कि इंग्लैंड
डे 2 में अपने स्पिनर्स को कैसे यूटिलाइज करता है और वो क्या कर जाते हैं, ये डे 2 में ही हमें पता चलेगा। एक चीज़ जो क्लियर है वो ये है कि इंडिया को जो फॉर्मूला पकड़ना पड़ेगा वो पकड़ना पड़ेगा कि उनको बैटिंग करनी होगी अब लंबी, उनको लंबी लीड देनी होगी ताकि जब इंग्लैंड आए तो इंग्लैंड को वो उस लीड के अंदर अंदर ही दबा दें और उनको वो डिफीट दे दें। क्योंकि अगर इंडिया इसी अप्रोच पे रहा, अग्रेसिव अप्रोच पे रहा और वहाँ कहीं ना कहीं ये फिसल गए, इनके आउट हो गए जल्दी, तो फिर इंग्लैंड के पास एक और दफ़ा बारी आ जाएगी। और मैं आपको एक बात ये क्लियर कर दूं कि इस पिच पे हमने रन्स होते हुए देखे हैं, तो इस पिच पे रन्स हो सकते हैं। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि बहुत ही बॉलिंग को सपोर्ट करने वाली पिच है। इधर हमने बेन स्टोक्स को भी बहुत कंफर्टेबल खेलते देखा, बेन डकेट को भी बड़ा कंफर्टेबल खेलते देखा, जॉनी बर्स्टो भी कंफर्टेबल लगे और इंडिया के तो प्लेयर्स लगे ही कंफर्टेबल। तो इसलिए यू नेवर नो ये गेम कहाँ जाएगी। अभी तक तो इंडिया स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन अभी फैसला है बहुत दूर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ये मैच, देखते हैं कि क्या होता है। इफ़ यू लाइक दिस रिव्यू तो भाईजान ज़रूर लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आप इस तरह की वीडियोज़ आगे फ्यूचर में देखना चाहते हैं। बहुत ख्याल रखें अपना, मिलते हैं बहुत जल्द। खुदा हाफ़िज़।